बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। था नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ कार्बन फैमिली एलिमेंट्स। तो रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ई, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं O2, तो यहाँ से दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं। कौन कौन से? EO और EO2। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है ना। तो इसको एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो EO और EO2 इस तरह के दो ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर जो E है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ का है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ का है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में एग्जिस्ट करता है। जो आपका सिलिकॉन है ये SiO2 सिलिका के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जर्मेनियम जो है आपका ये GeO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका जो टिन है ये SnO और SnO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो लेड है आपका ये PbO और PbO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि CO जो है ये कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल। ठीक, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO2, SiO2 और GeO2 ये तीनों जो है एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और SnO, SnO2, PbO और PbO2 ये तीनों जो ये सब जो है कैसे ऑक्साइड्स हैं? आपके एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। और एक ट्रिक भी आपको बताया था, जनाबे अली ने गाया, इस तरह से एक ट्रिक बताया था। जनाबे अली ने गाया, सुना करे वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। इतने मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। तो इन सब के ऑक्साइड्स का जो नेचर है ये एम्फोटेरिक होता है। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ ये जो एलिमेंट्स है ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे आपका कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों H2O के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। जैसे आप देखें डायमंड है, डायमंड को अगर पानी में डाल दे तो कोई रिएक्शन होगी क्या? नहीं, ठीक है ना। ग्रेफाइट को भी पानी में डाल देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। टिन जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है हाई टेम्परेचर पर। और यहाँ से ये टिन ऑक्साइड SnO2 प्लस गैस कौन से रिलीज कर देता है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जो टिन है आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के कहाँ है? ऊपर है, तो H+ को रिड्यूस कर देगा। लेड जो है ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन लेड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है वो ये है कि लेड फॉर्म्स, ये जो Pb है, दिस फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। अपने सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस which prevents from further reaction। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका लेड है, तो लेड के ऊपर जब आप पानी डालते हैं तो लेड के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, लेड ऑक्साइड की। और ये जो ऑक्साइड की लेयर है PbO, तो ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये इसकी रिएक्शन को वाटर से क्या करती है? रोक देती है। ठीक, इसी कारण से जो लेड है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। यानी कि कार्बन फैमिली में सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन शो कौन करता है? टिन। और वो भी रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है, हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन शो करता है। और गैस यहां से लिबरेट कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद X2, और इस पे क्वेश्चन 2019 पे आया है। तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स है E, यानी कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स है, जब ये X2 के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो यहाँ पर ये दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। एक तो आपका EX2
और दूसरा जो है आपका वो EX4। इस तरह के हैलाइड्स हमें मिलते हैं। जैसे लेड अगर आप देखें तो Pb दो तरह के हैलाइड बनाएगा, एक जैसे PbCl2 और दूसरा कौन सा PbCl4। ठीक, इस तरह के दो हैलाइड मिलते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड्स। ठीक, कार्बन X2 के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे अगर आप कार्बन ले यहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए, E जो है ये कार्बन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट रिएक्ट कॉम्बिनेशन नहीं करता है। जैसे आपका जो कार्बन है C, मान लो इसको ग्रेफाइट के फॉर्म में ले लिया और इसके रिएक्शन Cl2 के साथ करवाएं तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर हमें टेट्राक्लोरोमीथेन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मीथेन ले लो आप। CH4 गैस ले लिया आपने, इसके रिएक्शन Cl2 के साथ HNO। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगा CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस साथ में अपने पास क्या बन जाएगा CCl4। ठीक है, इस तरह का मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें क्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो उसके लिए हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, कार्बन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन शो नहीं करता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन शो कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। इसका रीजन बता सकते हैं क्या? मोस्ट ऑफ द MX4 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इनका नेचर कैसा है? कोवेलेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने का है? 4+। तो यहां पर इधर लिख देते हैं, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ का है तो 4+ चार्ज काफी हाई है। ठीक, और इस कारण से इसका जो पोलराइजिंग पावर है तो पोलराइजिंग पावर इसका काफी ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है तो यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पे पॉइंट लिखा है कि मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट नेचर। द सेंट्रल मेटल एटम इन दीज हैलाइड्स अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन शेप। फॉर एग्जाम्पल जैसे CCl4 की अगर आप बात कर लें, CCl4 तो CCl4 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp3, और ज्योमेट्री कैसे मिलेगी आपको? टेट्राहेड्रल। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शंस आर SNF4 एंड PbF4। और ये जो लाइन है ये लाइन नीट में आया है 2019 में। ठीक ना, NCERT की लाइन है, तो नीट में एज इट इज लाइन उठा के दी गई है 19 में। ठीक, तो यहां पर लिखा है साफ साफ एक्सेप्शंस आर SNF4 एंड SNF2। ठीक, ये दोनों एक्सेप्शन है, सॉरी PbF4, ये दोनों एक्सेप्शंस है, ये दोनों आयनिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो फ्लोराइड नॉन मेटल है, ठीक है, और F- को पोलराइज करना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि F-, Cl-, Br- और I-, इसमें पोलराइजेशन जो है सबसे ज्यादा शो कौन करेगा? I-। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है। ठीक है ना, तो ये इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जबकि F- का जो साइज है वो क्या है? काफी छोटा है, तो इसको पोलराइज करना डिफिकल्ट है, जबकि I- को पोलराइज करना क्या है? आसान है। तो Cl-, Br-, I- के साइज काफी बड़े होते हैं, तो ये इजीली पोलराइज हो जाते हैं, जबकि F- को हर कोई पोलराइज नहीं कर पाता है। तो इस कारण से यहाँ पोलराइजेशन का एक्सटेंट काफी कम है और इनका नेचर कैसा है? आयनिक। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट को। इसके बाद नेक्स्ट है, ये पॉइंट आपके वहां पे भी है, डी ब्लॉक में भी ये लिखा है। ठीक है ना, इसी तरह का क्वेश्चन है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो, PbF4 एग्जिस्ट करता है, PbCl4 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, PbBr4 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर अपने पास ये हो गया PbBr4 और ये आपका हो गया PbI4। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऐसा है कि PbF4 को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग, तो जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये PbF2 प्लस F2 में डिकम्पोज करता है। PbCl4 को जब आप सिंपल हीट करें या बॉयल करें, इसको बॉयल करें, ठीक है, तो ये डिकम्पोज करता है PbCl2 प्लस Cl2 में। अच्छा, PbBr4 को अगर आप थोड़ा सा वार्म करें, हल्का सा गर्म करें, ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोज करता है PbBr2 प्लस Br2 में, और PbI4 को रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दें, रूम टेम्परेचर, ठीक, तो ये डिकम्पोज कर जाता है PbI2 प्लस I2 में। ठीक,
तो इस डेटा से आप ये बताओ कि इनमें सब थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल कौन है। यहां पर जो मैंने एक फैक्ट आपको बताया डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन आपको बता रहे हैं, तो इसमें से हमें क्या पता चला सबसे ज्यादा जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हैलाइड है वो कौन सा है, PbI4, ठीक, क्योंकि आप इसको बहुत स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं तब ये डिकम्पोज कर रहा है, जबकि PbI4 जो है ये तो रूम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज कर गया, ठीक है ना, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है। PbBr4 थोड़ा स्टेबल है, ये उससे भी स्टेबल है, ये थोड़ा और स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबल क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि देखो आपका यहाँ जो लेड 4+ है, तो लेड 4+ रिड्यूस होकर किस में जा रहा है, 2+ में, यहाँ भी ये 4+ जो है रिड्यूस होकर किस में जा रहा है, 2+ में, यहाँ पे भी 4+ 2+ में जा रहा है, और यहाँ भी 4+ किस में जा रहा है, 2+ में, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, लेड 4+ और लेड 2+ में ज्यादा स्टेबल कौन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, तो Pb4+ और Pb2+ में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मोर स्टेबल इज Pb2+ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बोलता है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर वाले की स्टेबिलिटी घटती है, ठीक, तो Pb2+ आपका ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो Pb4+ है ये इजीली कन्वर्ट हो सकता है किसमें, Pb2+ में, लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो चाहता है ये 4+ से 2+ में जाना, लेकिन जो साथ में जो दूसरा स्पीशीज है उसको क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। और होता क्या है कि F-, अब ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, F-, Cl-, Br- और I-, इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है I-। I- बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं ना, रेड PHI, ठीक है ना, रेड PHI जो है, जो HI है ये अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना, तो I- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर होता क्या है कि 4+ तो 2+ में जाना ही चाहता है, लेकिन I- क्योंकि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इस कारण से ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, जबकि F- उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पे हमें स्ट्रांगली हिट करना पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन डी ब्लॉक में भी दिया है, डी ब्लॉक में भी आप जब पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक में भी एक क्वेश्चन मिलता है कि वो मैं यही पूछ ले रहा हूं आपसे कि जैसे ये जो अपना CuCl2 है, ठीक है, तो CuCl2 तो एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये Cu2I2 और I2 में डिकम्पोज कर जाता है, ठीक, तो इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन ये है कि भाई देखो Cu2+ तो Cu+ में जाना ही चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि Cu+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लेकिन यहां पर Cl- है, यहाँ पे I- है, ठीक है, तो I- का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो ज्यादा है, और इसीलिए जो Cu(I2) है वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं, ठीक है, नहीं कर पाता है, क्योंकि I- का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, और एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट स्टेबल होगा क्या, स्टेबल ही नहीं होगा, ये आपस में ही रिडॉक्स कर देंगे, आपस में क्या कर जाएंगे, रिडॉक्स। भाई ये आपका कैसा एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एक कैसा एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। अब आप लोग बताना ये से अणु में एक ही कंपाउंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट स्टेबल होंगे क्या, ठीक है ना, एक ही कंपाउंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एक ही कंपाउंड के अंदर स्टेबल होंगे क्या, बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होंगे, ये आपस में क्या करेंगे, रिडॉक्स कर जाएंगे, ठीक है, और वही चीज यहां हो रहा है, Pb4+ Pb2+ में जाना चाहता है, ठीक है ना, खुद रिड्यूस होना चाहता है, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो Pb4+ एक बहुत ही अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I- एक बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एक साथ तो स्टेबल ही नहीं है, आपस में ही रिडॉक्स कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज यहां भी होता है कि Cu2+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cu2+ इजिली Cu+ में जा सकता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, और I- एक बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये आपस में एक साथ स्टेबल नहीं है, ठीक है। सेम रीजन के साथ FeI3 भी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो I- है ये Fe3+ को Fe2+ में क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीज। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछते चलना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते चल रहे हैं आपको। तो इसी कारण से जो PbI4 है, ठीक है ना, कोई डाउट है, हाँ, देखो जो आपका Cu(I2) है इसको मैं एक रफ शीट पे बताता हूँ, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो Cu(I2) है ये रूम टेम्परेचर पर ही C2I2 + I2 में ये डिकम्पोज कर जाता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉपर 2+ में है, ठीक है,
और यहाँ पे जो कॉपर है ये प्लस में है, तो कॉपर 2+ से कॉपर प्लस में इजीली आ सकता है, ठीक है। और क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन D9 है, जबकि कॉपर प्लस में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10 है, ठीक है। तो ये आपका कैसा एजेंट हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और मैंने अभी बताया कि I- कैसा एजेंट है, ये माइनस है ना, तो I- कैसा एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये दोनों एक साथ स्टेबल हैं क्या, एक साथ स्टेबल नहीं होंगे, आपस में रिडॉक्स कर जाएंगे, ये इसको रिड्यूस करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो I- ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला गया, I2 में, ठीक है। और Cu2+ रिड्यूस होकर किसमें चला गया, Cu+1 में चला गया। समझ आया था ये चीज। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया ये स्टेबल नहीं है, लेकिन CuCl2 स्टेबल है, क्यों, या CuF2 स्टेबल है, ठीक है ना। ये मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं है, ठीक। लेकिन CuI2 और CuBr2 ये दोनों नहीं मिलते हमें, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है ना, समझा है। Br- और I-, ये पॉइंट आपके डी ब्लॉक में दिया हुआ है, जो कि यहीं पे मैंने ले लिया है, ठीक है ना। अब PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि PbI की बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s2 electrons and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electrons around the lead atom। तो देखो यहाँ PbI4 को दूसरे वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये भी आपको समझा देते हैं, फिर इसको मैं रिलेट करूंगा जो मैं बता रहा था आपको, ठीक। तो इसमें ऐसा है, ये कह रहा है कि PbI4 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि PbI की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये 5p से ओवरलैप करेगा ना, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अब बॉन्ड एनर्जी अगर कम होगी तो इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी जो 6s2 से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, ठीक ना। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, आपके पास जो लेड है इसका कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे नोबल गैस आ जाएगी कौन सी, जेनॉन, यहाँ पे अपने पास 5d10 4f14, ठीक है। हालांकि पहले लिखेंगे इसको, कोई नहीं। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा 6s2 और ये अपना क्या हो जाएगा 6p2, और ये इसका हो गया वैलेंस शेल। ये आपके पास 6s2 हो गया और ये आपके पास हो गया 6p2, तो ये 6s2 और ये हो गया 6p2, ठीक है ना। अब लेड 2 बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन अगर 4 बॉन्ड बनाना है तो एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा, और एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा तो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी आप देते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्साइटेशन एनर्जी मिलती कहाँ से है, बॉन्ड एनर्जी से, जो ये बॉन्ड बनाता है ना उसी बॉन्ड से एनर्जी मिलती है। और इसने साफ साफ लिखा कि जो PbI है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण इतनी एनर्जी मिलती नहीं है कि इसको क्या कर सके, एक्साइट कर सके। लेकिन PbF वगैरह की जो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी PbF, ठीक है ना, तो यहाँ से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ से इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि एक्साइटेशन हो सके। इस कारण से यहाँ पे जो रीजन दिया गया, इन्होंने रीजन ये दिया है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ एक्साइटेशन ही नहीं हो पाएगा, तो ये 4 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। समझ में आता है ये चीज, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इस तरह से एनसीईआरटी में दिया है। फिर आगे चल के जब आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जाते हैं तो फिर यहाँ पे रेडॉक्स से फिर उसको प्रूव करते हैं इसी चीज को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब जैसे इसको मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है, जैसे PbI4 रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर गया, आपस में रेडॉक्स कर गया, पर PbF2 आपस में रेडॉक्स नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ रिड्यूसिंग नेचर या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी यहाँ पे एक रोल आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हैवियर मेंबर्स जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हाइड्राइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। आपने देखा था कि जैसे आपका लेड 2+ है, ये जो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +2 और दूसरा कौन सा है +4, तो डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +4 की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर +4 की स्टेबिलिटी घटेगी, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो होता क्या है कि कार्बन 2+, ठीक है, सिलिकॉन 2+, जर्मेनियम 2+, टिन 2+ और लेड 2+, तो डाउन द ग्रुप जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस कारण से ये दोनों तो +2 में मिलते नहीं है, लेकिन आयनिक कंपाउंड तो बनता भी नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है, क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इस कारण से ये तीनों +2 में भी मिलने लगते हैं, ठीक। तो आपको CCl2 इस तरह का कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, लेकिन SnCl2 मिलता है कि नहीं मिलता है, SnCl2 मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +4 की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे जैसे C4+ है, Si4+ है, Ge4+ है, Sn4+ है और Pb4+ है।
तो +4 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो कार्बन तो ये जैसे C आपको उसमें मिल जाएगा CI4 ये मिल जाएगा, ठीक, लेकिन वहाँ PbI4 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि Pb4+ तो कन्वर्ट ही किस में होना चाहता है? Pb2+ में, ठीक है। तो इसीलिए आपको PbI2 मिलेगा पर PbI4 नहीं मिलेगा। तो यही ये पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो जर्मेनियम, टिन और लेड हैं ये +2 में भी मिलते हैं और उसमें भी लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक, इनर्ट पैराफिटिक कार्बन। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वही चीज मैंने बोला, ठीक है ना, डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज करेगी। जैसे आपका जर्मेनियम 2+, टिन 2+ और लेड 2+, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? लेड 2+। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, हालांकि जगह कम है, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं GeF2, ठीक, SnF2 और PbF2, इसमें सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा? PbF2 मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटीज, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2 whereas PbX2 इज मोर स्टेबल देन PX4। इसको हाईलाइट क्यों किया है? इसको समझना, इसको इसलिए हाईलाइट किया है कि देखो यहां पर आपके पास जैसे जर्मेनियम है, ठीक है ना, तो जर्मेनियम Ge2+ और Ge4+ है, Sn2+ है और Sn4+ है, और Pb2+ है और Pb कौन सा है? 4+। तो डाउन द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे Ge+2 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Sn2+ और उससे भी स्टेबल Pb2+, ठीक। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये और इससे भी ज्यादा स्टेबल ये, और +4 की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो Sn4+ की स्टेबिलिटी घटेगी और Pb4+ की स्टेबिलिटी और भी घटेगी, ठीक है ना। इससे लेस स्टेबल ये और उससे भी लेस स्टेबल ये, ठीक, और Ge2+ से मोर स्टेबल ये और उससे भी मोर स्टेबल ये। लेकिन आपस में अगर कंपेयर करना होगा तो हम नहीं कंपेयर कर सकते ऐसे डायरेक्ट, ठीक। तो वहां पर वो जो लास्ट पॉइंट था उससे ये हमें पता चलता है कि Ge2+ और Ge4+ में, ठीक है ना, Ge4+ ही ज्यादा स्टेबल है, ठीक ना, क्योंकि इस पे अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। लैटिस एनर्जी अगर आयनिक कंपाउंड है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। अच्छा, Sn2+ और Sn4+ में भी Sn4+ ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट कैसे मैं बोल सकता हूं? ये पॉइंट बोल सकते हैं, लास्ट क्लास में एक आपको पॉइंट लिखवाया था जिसमें एनसीईआरटी भी साफ साफ लिखता है कि Sn2+ दोनों में, वो लिखता है कि Sn2+ Sn जो है ये दोनों में मिलता है, +2 में भी मिलता है, +4 में मिलता है, बट Sn2+ इज रिड्यूसिंग इन नेचर, ये उसने साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने। तो रिड्यूसिंग इन नेचर, इस पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं कि अगर Sn2+ रिड्यूसिंग नेचर का है तो अगर दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, ठीक ना, और खुद अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो Sn4+ में कन्वर्ट होगा, ठीक। यानी Sn2+ से Sn4+ में बनना स्पॉन्टेनियस है, यानी मोर स्टेबल कौन है? Sn4+, तभी तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना ये, और तभी इसका नेचर कैसा आ रहा है? रिड्यूसिंग नेचर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप 6th पीरियड में आते हैं तो Lead2+ और Lead4+ में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाता है? Lead2+। तो अब इस चीज को एनसीईआरटी ने इस तरह से लिखा है कि जैसे जब इनके हैलाइड बनेंगे, ठीक है ना, तो GeX2 भी मिलेगा और GeX4 भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि GeX4 ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो क्योंकि यहां पर अभी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी घट रही है और यहाँ पे डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो GeX4 अभी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप चले आते हैं तो ऐसे केस में PB पे जब आप आ जाते हैं तो PbX2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू PbX4। और इन सब के पीछे जो एक रीजन है वो है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो ये लास्ट पॉइंट लिखा है, अब देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि GeX4 और GeX2 में मोर स्टेबल GeX4 है, लेकिन PbX2 और PbX4 में मोर स्टेबल कौन है? PbX2 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक्सेप्ट CCl4 अदर, हाँ, टेट्राक्लोराइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ये मैं यहाँ पे समझाने भी वाला हूँ क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो पहले पॉइंट समझ लेते हैं जो आपको आपके सिलेबस में पॉइंट है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं पहले। तो एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर because the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen atom of water molecule in d orbital, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ SiCl4, it undergoes hydrolysis
by initially accepting lone pair of electrons from water molecule in d orbital of silicon leading to the formation of silicic acid। ठीक, अब कहना क्या चाह रहा है, ये मैंने एक क्वेश्चन में समझाना चाहा आपको, ठीक है ना। ये दो पैराग्राफ का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई CCl4 इज नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड वेयरएज SiCl4, तो SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक सॉल्वेंट होता है। ठीक, वाटर भी एक सॉल्वेंट है, इन दोनों को अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में कोई रिएक्शन शो नहीं करते और एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है ना, दोनों आपस में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लेयर बनाएगा और ये एक्वस या वाटर का लेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक लेयर बना लेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, पानी में अगर जैसे तेल डाल दें तो दो लेयर बन जाते हैं ना, इमिसिबल लिक्विड्स, तो ऐसे ये भी दोनों आपस में लेयर बना लेंगे। और आपके मेडिकल में क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, किसी साल पूछा है कि CCl4 और H2O जब लेयर बनाते हैं आपस में, तो इनमें नीचे लेयर किसका होता है और ऊपर लेयर किसका होता है, ये पूछा है। तो आपको क्या लगता है भाई, नीचे की लेयर किसका होगा, तो CCl4 का। क्यों भाई, मास ज्यादा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और H2O की डेंसिटी कम होगी, तो इसलिए CCl4 नीचे रहता है और H2O ऊपर रहता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इसमें मेडिकल में आ चुका है। अब देखो, लेकिन वही अगर हम SiCl4 ले ले और SiCl4 को वाटर में डाल दें, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें, तो ये तुरंत सिलिसिक एसिड बना लेता है, SiOH4। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, एक रीजन एनसीईआरटी ने दिया है कि कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि सिलिकॉन के पास क्या है, डी ऑर्बिटल। ये रीजन भी अपनी जगह पर सही है कि जैसे आपका ये जो CCl4 है, Cl Cl और यहाँ भी क्या है, Cl। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज कैसा होगा, डेल माइनस चार्ज होगा। ठीक है, और कार्बन पे चार्ज कैसा होगा, डेल प्लस। ठीक है, तो इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या वैलेंस शेल में, कार्बन के पास नहीं है ना भाई, 2s2 2p2 होता है ना, इसका 2d तो होता नहीं है इसके पास। तो H2O जो है इसके पास क्योंकि कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, ऐसा ये बोल रहा है एनसीईआरटी। और जो SiCl4 है, तो SiCl4 जो होता है, अब इसमें भी सिलिकॉन के ऊपर डेल प्लस चार्ज है, और सिलिकॉन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ठीक है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है H2O, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है ना, SN2 मैकेनिज्म, यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ से -Cl- और यहाँ से अपने पास बन जाएगा SiCl, यहाँ पे OH2, और इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस। भाई Cl को H2O ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसके बाद यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में H+ जब निकल जाएगा -H+, ठीक, तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा SiCl, और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और इसी तरह से 3 H2O के और लगेंगे। ठीक, और यहाँ से -3HCl, Cl माइनस निकल जाएगा, और H+ भी तो निकल रहा है ना ये, तो -3HCl, और यहाँ से अपने पास सिलिसिक एसिड बन जाएगा, SiOH, OH, और यहाँ पे क्या बन गया, OH। अब समझना है इस चीज को। ये जो पैराग्राफ है, वापस इसी पे आते हैं। हमें ये बताया गया कि कार्बन के पास कोई वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इस पे अटैक नहीं हुआ। जबकि सिलिकॉन के पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, जिसमें ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है और अटैक करके Cl को बाहर हटा सकता है, ठीक है, एलिमिनेट कर सकता है। ठीक, तो एक रीजन तो ये सही है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, रीजन अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अगर यहाँ पे H2O की जगह पर OH- ले लिया जाए, क्या ले ले हम, OH-, तो ये अटैक बिल्कुल हो जाता है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना कि भाई कोई भी, भाई इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करके Cl को तो बाहर हटा ही देता है ना। ठीक है, तो OH- अपना एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये बिल्कुल इजीली अटैक करके इसको यहां से क्या कर सकता है, बाहर हटा सकता है। तो अगर OH- यहां पर अगर आपने ले लिया, तो ये इस पे अटैक करके इसको हटा देता है और हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर न्यूट्रल वाटर लें तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक, तो जो एक्यूरेट रीजन है उसका, वो है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक ना, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। होता क्या है यहाँ पे, जो इसका प्रॉपर रीजन है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिया है, वो ये है कि क्लोरीन इज अ बल्की ग्रुप, इसका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, और जो सेंट्रल एटम है वो काफी छोटा सा है, सेंट्रल एटम छोटा है और सराउंडिंग एटम काफी लार्ज साइज के हैं। तो होता क्या है कि क्लोरीन जो है इस साइड को ब्लॉक करके रखता है, ठीक है, कार्बन के साइड को क्या करता है, ये ब्लॉक करके रखता है। और यहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे कार्बन के पास एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार होता है, ठीक है ना, और इसके सिग्मा स्टार पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है।
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो H2O है, H2O एक तो लार्ज मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू OH माइनस, ठीक, OH माइनस स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है, H2O लार्जर न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा चीज H2O पे कोई चार्ज नहीं है और OH पे चार्ज कैसा है, -1, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो OH माइनस इजिली अटैक कर देता है क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है, ये इजिली इनके गैप्स के बीच में जा सकता है, ठीक, और इस पे अटैक कर सकता है और इस पे चार्ज भी कैसा है, माइनस का है। जबकि H2O का साइज लार्ज हो जाता है और इस पे कोई चार्ज भी नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू OH माइनस, तो ये अटैक इस पे नहीं कर पाता है और इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। जबकि अगर आप सिलिकॉन वाले केस में देखें तो अगर सराउंडिंग एटम बड़ा है तो सेंट्रल एटम भी क्या है, बड़ा है। इनफैक्ट क्लोरीन से बड़ा साइज किसका होता है, सिलिकॉन का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में लार्ज सरफेस एरिया यहाँ एक्सपोज्ड होगा जिसपे H2O क्या कर सकता है, इजिली अटैक कर सकता है। यहाँ पर कार्बन छोटा एटम था, इन्होंने ढक के रखा था, उसको कवर करके रखा हुआ था, ठीक, तो ये अटैक ही नहीं कर पा रहा था। तो कोई पूछेगा फिर OH माइनस या साइनाइड या दूसरे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि इन पे चार्ज ज्यादा होता है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, OH माइनस वगैरह, ठीक, तो ये अटैक कर देते हैं। बिल्कुल सेम रीजन हमें देखने को मिलता है, जो रीजन आपको मैंने बताया, बिल्कुल सेम रीजन। अब ये जब हम लोग सल्फर वाला फैमिली पढ़ेंगे ना, ऑक्सीजन फैमिली, तो वहां पे फिर ये पॉइंट आएगा, लेकिन क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है तो मैं बता देता हूं। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, H2O हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है, ठीक, जबकि SF4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और TeF6 का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, H2, ठीक है, इन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, SF6 का नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑक्टा, सेम रीजन है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 6 फ्लोरीन एटम्स है और 6 फ्लोरीन एटम ने इस बेचारे सल्फर को ढक के रखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सल्फर है, इस सल्फर के पास वैकेंट 3D भी है, डी ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, और इस पे डेल प्लस चार्ज भी है, भाई 6 फ्लोरीन एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ इस सल्फर के ऊपर डेल प्लस चार्ज भी प्रेजेंट है और इस सल्फर के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो H2O है इस पे बड़े आराम से अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ भी नहीं अटैक होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वही रीजन है कि ये जो फ्लोरीन एटम्स है, 6 फ्लोरीन एटम ने इसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर लोन पेयर देना भी चाहे तो ये भाई कोलिजन से ही तो बॉन्ड बनता है ना, तो अगर ये लोन पेयर देना भी चाहे तो इसको ये लोन पेयर दे नहीं पाता है और इसी कारण से SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, जबकि SF4 का हो जाता है क्योंकि वहां पे केवल 4 ही फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास H2SO3 बन जाता है और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अच्छा, TeF6 का भी हो जाता है, तो TeF6 का कैसे हो जाता है, यहां पर अगर आप टेलुरियम ले लें, यहां सल्फर था ना, सल्फर के नीचे कौन है, सेलेनियम, और सेलेनियम के नीचे कौन है, टेलुरियम। तो जो टेलुरियम है, अगर TeF6 की आप बात करते हैं तो TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टेलुरियम का साइज बहुत बड़ा है, सल्फर का तो बेचारे का साइज छोटा था ना ये, ठीक, लेकिन टेलुरियम का साइज बहुत बड़ा है, तो ये जो फ्लोरीन है इसको कवर नहीं कर पाते हैं, समझ में आया ना चीज, ठीक, और इसका लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, तो H2O जो है ये इजिली इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम रीजन आता है कि आपसे पूछ सकता है SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, रीजन, तो आप रीजन देंगे यहाँ सेंट्रल एटम स्मॉल है, सराउंडिंग एटम 6 की संख्या में है, इसको ढक के रखे हैं, इसलिए लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। जबकि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है काफी लार्ज है, तो यहाँ पर और इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्सपोज्ड भी है, तो H2O इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, समझ में आया ना चीज। तो सेम रीजन यहाँ पे आपका CCl4 और SiCl4 में भी होता है। एक तो कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक, लेकिन कार्बन के पास मानते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, पर इसके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है ना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे CH3Cl है, तो CH3Cl में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस पे अटैक करके इसको बाहर हटा देता है ना, इस तरह से, ठीक। अब कार्बन के पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो अटैक कैसे हो रहा है, इसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिस पर ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देके इसको क्या करता है, बाहर हटा देता है, ठीक। तो यहाँ पर H2O इसके एंटी बॉन्डिंग पे भी अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि क्लोरीन ने सराउंड करके रखा हुआ है, 4 क्लोरीन ने, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जबकि सिलिकॉन का यहाँ साइज बड़ा है, तो सिलिकॉन का साइज बड़ा होने के कारण H2O इजिली अटैक कर देगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नीट 2019 का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप सबको सॉल्व करना है, अब इसमें हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना, सब पॉइंट सब बता दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा गया है भाई, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक। नेक्स्ट है GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। अच्छा ये आ चुका है नीट 2019 में। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। आराम से सोच लो भाई। सेकंड आंसर नहीं होगा इसका। सबका आंसर आ जाने देते। हाँ, फोर्थ आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या आएगा? 4। सही आंसर दिया 4, ठीक, 4 आंसर आ जाएगा इसका। अभी थोड़ी देर पहले बताया था SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक इन नेचर। ये दोनों, इन दोनों का नेचर कैसा होता है? आयनिक, ठीक। GeX4 ज्यादा स्टेबल होता है GeX2 से। लेड के केस में PbX2 ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। और जर्मेनियम केस में GeX4 ज्यादा स्टेबल होता है। SiCl इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि CCl4 उतनी इजिली हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो अगर आप एक चीज देखें, ऑब्जर्व करें, अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको 2019-20 का करवाऊंगा क्लास में, ठीक, साथ साथ लेते चलेंगे। तो आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करें, पिछले 5 साल के भी अगर आप पेपर देख लें, 2016 को छोड़कर, 2016 में थोड़ा सा टफ पेपर था, ठीक, बाहर से था, एनसीईआरटी के भी बाहर से था। लेकिन 2017-18 से अगर आप देखेंगे तो नीट में जो क्वेश्चन है पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस को उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ बाहर से वो ज्यादा पूछते भी नहीं है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी की लाइंस है उनको आपको रीड करना कंपलसरी है। उसके अलावा तो पढ़ना ही है, लेकिन जो एनसीईआरटी की लाइंस है उनको रीड करना तो कंपलसरी, क्योंकि उन पे एज इट इज क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 2017, 18, 19, 20 के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पी ब्लॉक में एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन उठाया गया, कोई लाइन से छेड़खानी भी नहीं की गई है, ठीक है ना। एज इट इज वही लाइन रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट ये भी एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, ये भी एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, ठीक है ना। और ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है ये भी नीट 2019 का एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर नीट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है SiF6 इज नोन, ये एग्जिस्ट करता है मतलब, ठीक। Whereas SiCl6 इज नॉट, गिव पॉसिबल रीजन। और इसका रीजन भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक, कि SiF6 ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiCl6 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या रीजन हो सकता है? सिलिकॉन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल है, और सिलिकॉन जो है वो जो है ज्यादा बॉन्ड, 6 बॉन्ड तक बना सकता है और बनाता भी है। तो बेसिकली ये बनता कैसे है? SiF4 जो होता है ना, SiF4, ठीक, तो SiF4 में जब 2F- अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से यहां से बनता है SiF6, ठीक है ना, ये बन जाता है। लेकिन ये नहीं बनता है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। आपको याद करो, बोरॉन फैमिली बताया था ना, स्टेरिक क्राउडिंग एक टर्म बताया था। तो यहां पर ऐसा है कि 6 फ्लोरीन एटम को सिलिकॉन अकोमोडेट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे Si पे 2- है, ठीक है। तो 6 फ्लोरीन एटम को सिलिकॉन जो है ये अकोमोडेट कर लेगा। हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग, स्वाति प्रिया ने सही लिखा है। तो यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम को सिलिकॉन अपने चारों तरफ अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका है? क्लोरीन का है। तो यहाँ पर अगर आप क्लोरीन लगाते हैं Cl, तो Cl जो है ना ये काफी बड़ा एटम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो Cl को, 6 Cl को अकोमोडेट करना इतना आसान काम नहीं है। आपस में होगा क्या, इन ये जो 6 Cl एटम्स है इनके बीच में एक रिपल्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस कारण से ये स्टेबल नहीं होगा, और इस फेनोमेना को स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, स्टेरिक क्राउडिंग। अगर आप हायर केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक। तो स्टेरिक मतलब स्पेस, क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़, स्पेस में भीड़ भाड़ बढ़ गई, ठीक है ना। और इनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा, इनसे बड़ा एटम है, तो सिलिकॉन इनको अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा, और इस कारण से ये कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये अगर समझ में आ गया हो तो ये बताओ, SiCl6 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, तो SiBr6 एग्जिस्ट करेगा क्या? ये एग्जिस्ट करेगा क्या? SiBr6 ये एग्जिस्ट करेगा क्या? ये भी नहीं करेगा। क्योंकि अरे भाई जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? Br तो और भी बड़ा साइज है ना। और SiI6 इसका कोई सवाल उठता है क्या? ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। इसी कारण से
यहाँ पे सिमिलर ये भी है, यहाँ पे कुछ और सिमिलर कंपाउंड्स है। जैसे बता दें आपको SF6, ये आपने बहुत बार सुना है, SF6 सुनते आ रहे हैं लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो SF6 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी HCl6 सुना है क्या? नहीं सुना है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो सेम रीजन कि भाई सल्फर है तो 6 फ्लोरीन को तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन 6 क्लोरीन को एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना। अदरवाइज फ्लोरीन और क्लोरीन में ये भेदभाव क्यों करेगा भाई, ठीक है ना। फ्लोरीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, डिफरेंस केवल साइज का है। तो क्लोरीन का क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, इस कारण से उसको अकोमोडेट करना मुश्किल है, और इसीलिए HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम रीजन के साथ जैसे देखो PF6 माइनस एग्जिस्ट करता है, ठीक, PCl6 माइनस भी एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन PBr6 माइनस कभी नहीं सुना हमने, ठीक है ना, और Pi6 माइनस भी नहीं सुना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रीजन क्या होगा? स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है ना। फ्लोरीन क्लोरीन तो अकोमोडेट हो जाएंगे, पर ब्रोमीन से साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और फास्फोरस उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सेम रीजन है, स्टेरिक क्राउडिंग। इसी तरह से BF4 माइनस, ये बोरॉन फैमिली में आपको बताया था, BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है, लेकिन BCl4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अगर बोरॉन तो बहुत छोटा एटम है सेकंड पीरियड का, यहाँ पे फ्लोरीन भी छोटे छोटे एटम्स है, तो फ्लोरीन को तो ये 4 फ्लोरीन को तो चारों तरफ, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेगा B माइनस में। लेकिन यहाँ पे अगर Cl लगा दे, कोई Cl लगा दे, तो Cl का साइज क्या है? काफी बड़ा है ना, तो Cl को ये अकोमोडेट कर पाएगा क्या? नहीं, और इसीलिए BCl4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एक बात बताओ, यहाँ बोरॉन की जगह पर सेंट्रल एटम कोई बड़ा कर देते तब तो एग्जिस्ट कर जाता, ठीक। तो अगर बोरॉन की जगह पर अगर आप एल्यूमिनियम कर दें तो AlCl4 माइनस एग्जिस्ट कर जाता है, AlCl4 माइनस एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या था कि सेंट्रल एटम बहुत छोटा था, ठीक है ना, और वो बड़े एटम को, 4 बड़े एटम को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आपका सेंट्रल एटम कोई बड़ा हो जाए, जैसे एल्यूमिनियम आ जाए, तो वो इन बल्की ग्रुप्स को क्या करेगा? अकोमोडेट कर जाएगा। तो इसी कारण से AlCl4 माइनस एग्जिस्ट करता है, जबकि BCl4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। और इन सब का जो एक रीजन है वो एक ही है, इट इज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। एनसीईआरटी इसको इस तरह से लिखता है, द मेन रीजन आर 6 large chlorine ions cannot be accommodated around silicon 4+ due to limitation of its size. सेकेंड है, 2 रीजन दिया है। इंट्रैक्शन, हाँ दूसरा रीजन भी है, एक और रीजन है बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग टॉपिक बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक और रीजन है कि यहाँ पर एक बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर भी स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है 2p ऑर्बिटल में, और सिलिकॉन के पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? 3d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। और ये जो बैक बॉन्डिंग होगी ये 2p पाई 3d पाई से होगी, यस या नो? भाई फ्लोरीन के पास लोन पेयर है 2p ऑर्बिटल में, और सिलिकॉन के पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? 3d ऑर्बिटल है। तो ये अपना जो लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, और इसके कारण यहाँ बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब यहाँ अगर मान लो बैक बॉन्डिंग अगर आप करवाते हैं, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग जो है वो 3p पाई 3d पाई की होगी। और ये बैक बॉन्डिंग अच्छी है क्या? ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे अच्छा होता है क्या? 3p पाई 3p पाई का नहीं होता है, ठीक है ना। और इस कारण से यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भी जो है वो वेरी पुअर है। इसे ध्यान रखना कि 2p पाई तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर दोनों थर्ड पीरियड के 3p पाई या उसके नीचे का है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड में उसमें भी 3 की ओवरलैपिंग, तो ये काफी वीक होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो दूसरा रीजन है इंट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सिलिकॉन 4+ इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो p पाई d पाई की जो बैक बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। 3p पाई 3d पाई की बैक बॉन्डिंग है जो कि उतनी इफेक्टिव नहीं है, जबकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी इफेक्टिव हो रही है, तो ये बन जाता है इस कारण से। लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो फर्स्ट वाले से आता है, इट इज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, जो कि इनके लिए भी जो कि वही रीजन है, ठीक है। अब नीट के क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2019 के 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। पहला क्वेश्चन अभी देखा था हैलाइट से, दूसरा क्वेश्चन भी हैलाइट से। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। अभी देखो क्वेश्चन करवाया आपको SiCl6 ठीक है ना, ये तो एनसीईआरटी कहते हैं ना SiCl6 अच्छा अब देखो कोई जैसे GeCl6 में कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो ऐसा है कि SiCl6 अब इसी तरह से पूछा जाए आपसे कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, और अभी हमने देखा एनसीईआरटी में जो दिया है, ठीक है ना, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है ना। लेकिन GeCl6 एग्जिस्ट कर जाता है, क्यों?
क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया, ठीक ना। सिलिकॉन के नीचे कौन है, जर्मेनियम, तो सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया तो वो बड़े बड़े एटम को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए SiCl6 में क्या था, यहाँ पे 6 क्लोरीन थे, तो Si जो है वो इन 6 क्लोरीन को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन सिलिकॉन से बड़ा साइज किसका है, जर्मेनियम, जर्मेनियम का साइज बड़ा है, तो वो 6 क्लोरीन को इजीली एडजस्ट कर लेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। समझ में आया ना ये चीज, ठीक। तो SiCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। OH तो वैसे भी छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, ये तो एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स, ये आपने देखा है कहाँ पे, हाइड्रोजन चैप्टर जो हमने पढ़ा था। तो टिन की रिएक्शन जब आप करवाते थे NaOH के साथ, ठीक, तो H2 गैस निकलती है और ये कॉम्प्लेक्स बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, ठीक। तो कार्बन के कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है, एनोमलस मतलब एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल कुछ बिहेवियर है जो दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग हैं, उसके फैमिली में जो दूसरे एलिमेंट है उससे कुछ अलग है। तो पहला है कि एक तो इसका साइज काफी स्मॉल है, स्मॉल साइज होने के कारण इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, काफी ज्यादा है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कोवेलेंसी, कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, ठीक है ना, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बना सकता है। लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये कितनी हो सकती है, 6 बॉन्ड तक ये बना सकते हैं। क्यों, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंशियल, भाई वैलेंशियल में इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक, तो इस कारण से ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता ही देता हूं। जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s2, 2p2 है, ठीक, ये इसका वैलेंशियल है, ये आपका 2s2 हो गया, ये आपका 2p2 हो गया। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक एक्साइटेशन होगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, तो आपके पास ये 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक। लेकिन जो सिलिकॉन है 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p2 और 3d0 ये है, ठीक है। तो इसके वैलेंशियल में 3d भी खाली है, तो यहाँ पर अपने पास देखो 4 बॉन्ड तो बना ही सकता है कार्बन की तरह, ठीक है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। ये आपका हो गया 3s, ये 3p जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये आपका 3d, एक इलेक्ट्रॉन जम कर गया, तो ये जो है आपका 4 बॉन्ड तो बना ही सकता है कार्बन की तरह। जैसे आपका CH4 एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से SiH4 भी एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका CF4 एग्जिस्ट करता है, CF4 एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही आपका SiF4 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। लेकिन SiF4 जब बनेगा तो इसके वैलेंस शेल में 2 खाली ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होंगे। तो इसीलिए ये जो SiF4 है ये किन्हीं लुईस बेस के साथ, ठीक ना, अगर कोई लुईस बेस इसको मिल जाए तो इसके साथ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन भी कर सकता है, और यहाँ पे ये 2F- के साथ SiF6 2- भी बना सकता है। कैसे बनाएगा भाई, फ्लोराइड है ना, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ जो सेंट्रल एटम सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, 3d, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन है यहाँ से लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा अपने वैकेंट 3d ऑर्बिटल में, ठीक। और यहाँ से 2 फ्लोराइड के साथ ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड तक बनाता है, SiF6 2- से बना सकता है, ठीक है ना। ये काम कार्बन कर सकता था क्या, नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल उसके वैलेंस शेल में नहीं है। तो जो SiF4 है इसका शेप सीसॉ होता है, कैसा होता है ये, सीसॉ, SiF4 सॉरी टेट्राहेड्रल होता है, ये आपका टेट्राहेड्रल होता है, और यहाँ सिलिकॉन पे डेल प्लस चार्ज भी है, और सिलिकॉन के इस एटम के अंदर इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल खाली भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जो फ्लोराइड है F-, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। पहले ये बनाएगा SiF5-, और फिर एक और F- के साथ क्या बनाएगा, SiF6 2-, ठीक, और यहां से ये बन जाएगा। पर कार्बन के पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इस कारण से कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। पर ये जो आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है ये 6 बॉन्ड तक बना सकते हैं। जैसे जर्मेनियम का भी हमने देखा था GeCl6 2- एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टिन जो है ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आपको मिल जाता है SnOH6 2-, ठीक है। जैसे यहाँ पर SiF6 2- है ना, तो यहाँ पे जैसे F- है वैसे यहाँ OH- है, ठीक है। और इसी तरह से लेड भी सिमिलर कॉम्प्लेक्स बनाता है PbOH6, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 2-। तो ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक रख सकते हैं, लेकिन कार्बन सिर्फ 4 ही रख सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड्स, छोटे साइज होने के कारण ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जबकि ये नहीं बना सकते। जैसे कार्बन जो है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C में मिलता है, C ट्रिपल बॉन्ड N मिलता है आपको, C ट्रिपल बॉन्ड O+ मिलता है, ये सब हमें मिलता है, ठीक है।
लेकिन आप अगर सिलिकॉन पे जाते हैं तो SI ट्रिपल बॉन्ड SI आपको नहीं मिलता है, नेवर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी तो ये 2p पाई की होगी जो कि इफेक्टिव है, जबकि ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये 3p पाई और 3p पाई से करेगा। और 3p पाई को स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है क्या? नहीं, नेचर में रेयरली मिलती है 3p पाई, ठीक है। इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कार्बन की ज्यादा है, बिकॉज इट कैन फॉर्म 2p पाई बॉन्डिंग, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैटेनेशन? इट मींस सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टिन की, और सबसे कम किसकी होती है? लेड की। और कैटेनेशन सभी ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही करती है जनरली। क्यों? इसका रीजन आता है बॉन्ड एनर्जी से। अगर आप देखें यहाँ 2p ओवरलैपिंग होगी, यहाँ 3p से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 4p और यहाँ पे 5p, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बनेगा? 2p। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है कार्बन की, 348 किलो जूल पर मोल है, जबकि यहाँ 297 कम होता जा रहा है, ठीक है। और वो क्लियरली इसका रीजन दिख रहा है क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग वीक होती जा रही है, ठीक है। तो कार्बन की क्योंकि बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इस कारण से इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा है, और ये कैटेनेशन शो करता है कार्बन, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, लाखों हजारों तक ये कार्बन से जुड़ सकता है। जो पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं ना अपने पॉलीमर्स, तो उसमें जो है 1000 जो मोनोमर्स हैं, लगभग 1000, 10,000, 30,000 तक भी जो मोनोमर्स है ये आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बना लेते हैं, ठीक। और उसमें 30,000 के आसपास अपने मोनोमर्स हैं, और एक मोनोमर में कम से कम 5-6 कार्बन तो हैं ही कम से कम, ठीक। तो इस तरह से आप देखें तो 1 लाख कार्बन तक एक साथ क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये जो है इसको बोलते हैं कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो ये इस कारण हो पाती है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? काफी ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स है इसमें सबसे पहला है, हम बात करेंगे कार्बाइड। अब एनसीईआरटी में कार्बाइड जैसा कोई टॉपिक तो दिया नहीं है, लेकिन कार्बाइड्स पे क्वेश्चन कई जगह पर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक नहीं दिया है कार्बाइड, लेकिन जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं ये रिएक्शन एस ब्लॉक में मिलेगा आपको, पी ब्लॉक में भी मिलेगा, डी एंड एफ ब्लॉक में भी मिलेंगे, हर अलग अलग जहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो कार्बाइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बाइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज कार्बाइड्स। इनको हम कार्बाइड्स बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल, तो जैसे आपका CaC2 है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड। इसी तरह से आपका जैसे मैग्नीशियम कार्बाइड Mg3C2 etc। तो ये सब आपके कार्बाइड्स हैं। बाइनरी कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एटम इन्वॉल्व हो, उनको क्या बोलेंगे? बाइनरी कंपाउंड्स। अच्छा, अब ये जो कार्बाइड्स होते हैं, ये कार्बाइड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आता रहेगा। और ये सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो कार्बाइड्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड। दूसरा होता है आपका कोवेलेंट कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड, हालांकि कोवेलेंट कार्बाइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरा होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड के बारे में डी ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक। तो 3 तरह के कार्बाइड्स होते हैं, आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसमें आयनिक कार्बाइड थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना होगा, बाकी ये दोनों इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपका कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे केस में वो क्या बनाएगा? आयनिक कार्बाइड। अगर आपका कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे कार्बाइड को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कार्बाइड। और अगर आपका जो कार्बन है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक, मेटल में, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड में यहां लिख देते हैं, इफ कार्बन फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, ठीक ना, आयनिक बॉन्ड। यहां पे जो कार्बन है ये कैसा बॉन्ड बनाता है? कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और यहां पे जो कार्बन है आपका, कार्बन फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड, जनरली ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, अब आयनिक कार्बाइड जो है ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इससे पहले इन दोनों का किस्सा खत्म कर देते हैं, ये दोनों छोटे हैं, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कार्बाइड जैसे कि इसमें बस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, जैसे बोरोन कार्बाइड है, ठीक है ना, बोरोन कार्बाइड। तो बोरोन कार्बाइड जो है इसमें बोरोन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है,
तो बोरॉन कार्बाइड जो बनता है B4C3, तो ये एक आयनिक कैसा कार्बाइड है, कोवेलेंट कार्बाइड है। इसमें होता क्या है कि इसका जब स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो बोरॉन जो है इस तरह से 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, और कार्बन अगेन आगे इस तरह से आर्टिफिशियल डायमंड जैसा ये स्ट्रक्चर इसका होता है। तो यहाँ पे बोरॉन पे जो है सब पे माइनस चार्ज होगा, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो बोरॉन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है ये कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो जैसे आपका बोरॉन कार्बाइड हो गया, तो ये एक कोवेलेंट कार्बाइड है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड क्या बनता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे आपका कॉपर है या फिर आयरन है, तो इनका जो मेटल होगा तो मेटल का अपना एक मेटालिक लैटिस होगा, ठीक है। तो इन मेटल्स का अपना एक मेटालिक लैटिस होता है, और ये जो खाली स्पेस बच जाता है, इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसको वॉइड भी बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इसको क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक। इन वॉइड को छोटे छोटे एलिमेंट ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर सकता है, बोरॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, कार्बन ऑक्यूपाई कर सकता है, और नाइट्रोजन भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है ना। इनफैक्ट मॉलिक्यूल भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे H2O भी ऑक्यूपाई कर सकता है, या NH3 भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। तो अगर इस स्पेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करें, जैसे लेट से मान लो बोरॉन ऑक्यूपाई कर ले, तो ऐसे केस में इस कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोराइड, ठीक। अगर नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कर ले तो आप क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। अगर कार्बन ऑक्यूपाई कर ले तो क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। ऐसे कॉपर का इंटरस्टिशियल कार्बाइड बन गया, इस तरह से बोलते हैं। और अगर यहां पर जो है हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर ले तो क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक। ये इस तरह से नाम दिया जाता है। इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये डी ब्लॉक में ये आएगा अपना फिर से। तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो बनते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, तो ये जो है काफी हार्ड होते हैं, कुछ तो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। इसके अलावा ये जो है काफी हार्ड होते हैं, इनका ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक ना। मेटल कैसे होते हैं आपके, डक्टाइल। जैसे अगर कार्बाइड नहीं होता है यहाँ पर, तो मेटल का नेचर कैसा होता है, डक्टाइल। लेकिन इंटरस्टिशियल जो कार्बाइड बनते हैं वो ब्रिटल नेचर के हो जाते हैं। तो इनका जो नेचर होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड का, वो मेटल से बिल्कुल अलग होता है। खाली एक नेचर सेम होता है, केवल एक नेचर जो है वो सेम रहता है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पेरेंट मेटल जैसी ही होती है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों में कुछ खास नहीं था बताने के लिए। नेक्स्ट है आपका आयनिक कार्बाइड की बात करते हैं। तो आयनिक कार्बाइड जो है, अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे केस में उसको आयनिक कार्बाइड बोलते हैं। आयनिक कार्बाइड 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका C1 यूनिट। C1 यूनिट मतलब अगर कार्बाइड हाइड्रोलिसिस पर एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन रिलीज कर रहा है, ठीक, तो उसको C1 यूनिट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ CH4 is produced during हाइड्रोलिसिस के दौरान अगर मीथेन प्रोड्यूस हो तो ऐसे कार्बाइड को C1 यूनिट बोलते हैं। अब आपको याद रखना है, जो एग्जांपल है आपको याद क्या रखना है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है Al4C3। ये आपके S ब्लॉक में दे रखा है Al4C3। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्या चीज? नहीं, ये एक यूनिट का, जैसे ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, ये एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट सेल जिसको बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना SiO2 लिखते हैं, तो SiO2 जो है कोई एक मॉलिक्यूल होता है क्या? नहीं, ये एक यूनिट सेल बताता है, इसका 3D नेटवर्क होता है, ठीक है। तो SiO2 तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं। तो B4C3 देखने से तो हमें क्या लग रहा है कि देखने से लग रहा है कोई आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें इसमें 4- होगा और इस पर कैसा चार्ज होगा 3+। पर ये कोई एक मॉलिक्यूल, एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट। इसको B4C3 एक यूनिट फॉर्मूले में लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, Al4C3, अब देखो ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर एक मेटल है और दूसरा क्या है? नॉन मेटल। तो एल्यूमिनियम पे 3+ है और कार्बन पे चार्ज कैसा है? 4-। तो Al4C3 जो होगा ये तो आयनिक होगा, लेकिन जो B4C3 होगा ये कैसा होगा? कोवेलेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एग्जाम्पल है, तो ये रिएक्शन आप बहुत अच्छे से याद रखना कि Al4C3 या फिर BE
Be2C, ठीक है ना, Be2C। तो इनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इनका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से मीथेन गैस इवॉल्व होती है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो AlOH होल थ्राइस प्लस गैस कौन सी बनेगी, मीथेन, ठीक है ना। इन कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो मीथेन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और यहां से BeOH का होल ट्वाइस और गैस कौन सा बनेगा, मीथेन। इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें, इसको C1 यूनिट क्यों बोला, C1 यूनिट इसलिए बोला कि जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ इस कार्बाइड का, तो जो हाइड्रोकार्बन जो बना, ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इस कार्बाइड को C1 यूनिट, ठीक। स्वाति प्रिया पूछ रही है, सर द वॉइड्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो डिफरेंट साइज मॉलिक्यूल्स फिल द वॉइड्स। यस, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा भाई वॉइड्स का साइज कैसा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट उसको फिल कर सकता है, ठीक। अच्छा, मॉलिक्यूल भी फिल कर सकते हैं, जैसे H2O वगैरह भी इसको फिल कर सकता है, जिसको आप बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप बोलते हैं ना .6H2O या .5H2 लिखते हैं ना, तो वो बेसिकली इन वर्ड्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक। इसी तरह से आप अमोनिएट्स भी लिखते हैं, जैसे कोई कंपाउंड लिखा .4NH3 लिखते हैं ना इस तरह से, तो ये NH3 जो है इन वर्ड्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक। जो आयनिक कंपाउंड बनता है, जैसे आप लिखते हैं ना CaCl2 या MgCl2.2H2O ऐसे लिखते हैं, तो Mg जो होगा वो कैटायन होगा और Cl क्या होगा, एनायन, एक लैटिस बनेगा, और जो वॉइड्स हैं इन वॉइड्स को वाटर क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक। तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो है आपका, ये आपका हो गया C2 यूनिट। C2 यूनिट की डेफिनेशन आप बता सकते हैं खुद से, ठीक है। C2 यूनिट किसको बोलेंगे, कि अगर 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो, तो इफ, और 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन में भी एसिटाइलिन गैस, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो, एसिटाइलिन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। तो इसमें इसके जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा आपको आगे चल के, ठीक। हमें अगर लैब में एसिटाइलिन बनाना है, तो एसिटाइलिन हम कैसे बनाते हैं, हम कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। पानी में डाल जाते ही ये जो है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बनाएगा, और साथ में ये एसिटाइलिन गैस रिलीज कर देता है, ठीक। और इसके आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर इसकी रिएक्शन जैसे किसी बेस के साथ करवा दी तो वो H- यहाँ से निकाल देगा, फिर आगे चल के ग्रीनार्ड रिएजेंट या किसी से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा जाता है। इसी तरह से जो आपका बेरियम कार्बाइड है BaC2, इसका भी सिमिलर रिएक्शन होता है, और यहाँ से ये बेराइट वाटर बनाता है OH होल ट्वाइस प्लस साथ में क्या बनाएगा, एसिटाइलिन, 2 कार्बन बनाएगा, ठीक। और तीसरे टाइप का यहाँ लिख देता हूं मैं, तीसरे टाइप का जो है वो है आपका C3 यूनिट, ठीक है। C3 यूनिट किसको बोलते हैं, अगर 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन रिलीज हो, और 3 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है वो है प्रोपाइन, ठीक है ना, ठीक है ना, दूसरे भी हो सकते हैं, पर प्रोपाइन अगर रिलीज हो, अब क्योंकि प्रोपाइन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसीलिए कार्बाइड्स को C3 यूनिट नाम दे दिया गया। तो C3 यूनिट मतलब कि इफ प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH इज रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो ऐसे केस में C3 यूनिट उस कार्बाइड को बोलते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है Mg3 सही, ठीक है ना, Mg2C3 सॉरी। तो इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो क्या आएगा, Mg2C3। तो Mg2C3 जो है ये आपका एक C3 यूनिट कार्बाइड है, ठीक। इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है, प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शंस हैं, अब देखो C1 यूनिट, C2 यूनिट और C3 यूनिट, बहुत रेयर है कि कोई पूछेगा आपसे, ठीक, कि कौन सा C1 यूनिट है, कौन सा C2 यूनिट है या कौन सा C3 यूनिट है, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर है आप सबको, ठीक। लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं, 1 कैल्शियम 2 और मैग्नीशियम 3 और बेरिलियम 4, ठीक है ना, ये जो 4 रिएक्शंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कार्बाइड्स की, और ये आपको मिलेंगी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में भी कई जगह पर दी हुई एनसीईआरटी में, और ऑर्गेनिक में भी मिलेगा, और ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो इसलिए ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोवेलेंट तो खैर इंपॉर्टेंट इतना भी नहीं है, लेकिन इंटरस्टिशियल आपके डी ब्लॉक में दिया है एक पैराग्राफ में, ठीक। तो इसलिए इसको यहाँ पे बता दिया, वो डी ब्लॉक में फिर आएगा ये, ठीक। तो अभी क्लास को यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे, और
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। के एलिमेंट्स की जो रिएक्शंस है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो देखो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन अगर आप बात करें तो आपकी जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेसिकली क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। यहाँ पर आप जो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात की गई है। और कार्बाइड्स की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्बाइड्स की बात की थी। अब हम लोग ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो ऑक्साइड्स में दो तरह के ऑक्साइड्स हैं इसके, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले साल नहीं, इस साल जो क्वेश्चन आया है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से आया है, ठीक है ना। तो जो है इस साल का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है CO, और ये जो आपका CO है अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे चार्ज कैसा है, माइनस, ठीक। इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक क्या है, लोन पेयर है, ठीक। CO में एक बात बताएं आप सब कि कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होता है, म्यू डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो रिवर्स है, इस पे प्लस चार्ज और इस पे चार्ज कैसा है, माइनस, और डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो O से C की तरफ होता है। ये जो CO है इसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें जो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का पूछ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बताएंगे, sp। इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है क्या ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर होगा, ठीक। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे 3, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या ये एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, इट कैन बिहेव एज लुईस बेस, अपना लोन पेयर दे सकता है ना ये कार्बन से, ठीक। ऑक्सीजन से नहीं देता है, कभी नहीं देता है, क्यों, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन से कभी लोन पेयर नहीं देता, हमेशा कहाँ से देता है, कार्बन से देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लुईस बेस के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया है, तो दो तरह के लिगेंड देखे थे ना, SFL और WFL, ठीक। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस लिगेंड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर सकता है, इट कैन शो सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सब थोड़ा रिवाइज करते चलना है, ठीक है ना। जो भी आपको समय मिलता है तो उसमें पीछे का रिवाइज जरूर करें, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और आजकल तो थोड़ा अच्छा है कि आजकल वीडियोस अपलोड हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर कुछ भूल गए तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, इसलिए रिवीजन तो करते रहना है आप लोग। तो इट कैन शो सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर सकता है। कैसे शो कर सकता है, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे जो C ट्रिपल बॉन्ड O जो ये होता है आपका, इस पे प्लस इस पे माइनस और इसके पास इस तरह से लोन पेयर है, तो यहाँ पर इसके पास वैकेंट ABMO होता है, ठीक है ना। तो ये सब कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसके पास ये जो है वैकेंट पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है। तो अगर ये किसी मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को अपना लोन पेयर देता है, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि भरे हुए हैं, डी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। तो मेटल के पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फील्ड है, इनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और इसीलिए इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट कर रहा है एंड फॉर्मिंग पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक। ऐसा लिगेंड जो मेटल को लोन पेयर दे और साथ साथ मेटल से लोन पेयर ले, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक। इसके लिए वैकेंट एंटी बॉन्डिंग या वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पे CO के पास वैकेंट पाई स्टार होता है और इस कारण से सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर सकता है। ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO कैसा ऑक्साइड है,
न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक। अच्छा, एक कलरलेस गैस है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। तो कलरलेस ऑर्डरलेस ये गैस होता है, ठीक है। अच्छा, और टॉक्सिक है, ये नेचर में कैसा होता है, टॉक्सिक, क्योंकि अगर ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाए तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो ब्लड है उसका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और जो है आप इसको वहाँ पे डेथ भी हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो इसीलिए जो है ये गैस कैसी होती है, टॉक्सिक। लेकिन CO2 गैस टॉक्सिक होती है क्या? अगर आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है क्या? नहीं, हम जो है कंटिन्यूसली CO2 एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो CO2 जो है वो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये जो गैस आपका CO है ये कैसा गैस है, टॉक्सिक है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो काफ़ी स्टेबल है, लगभग 300 गुना ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हेमोग्लोबिन, ठीक। और इस कारण से एक बार अगर हेमोग्लोबिन कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया तो फिर वापस से वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन में या हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इस कारण से जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए ये टॉक्सिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात करते हैं, तो इसका सबसे पहला मेथड है बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन को, ये जो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, जैसे कोल ले सकते हैं या कोक ले सकते हैं, और इसको O2 के साथ हीट करें, कंबस्ट करें, और O2 लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर इसको आप हीट करें तो यहाँ से जो गैस है वो कौन सी बन जाती है, CO। और CO गैस को अगर वापस से O2 मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। तो CO बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, इसीलिए CO गैस जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ठीक। आप आगे चल के मेटलर्जी में देखेंगे कि CO गैस मेटल ऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दूसरा है, ये लैब मेथड है, लैब में बनाने के काम में आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ विद फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पता है ना आपको, HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड को जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ठीक, तो यहां से आपको CO गैस मिलती है, ठीक है, और साथ में H2 अलग हो जाता है, डिहाइड्रेशन, ठीक ना, वाटर का रिमूवल, तो इसको क्या बोलेंगे आप, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये बेसिकली फॉर्मिक एसिड में से H2O निकाल देता है, H2O निकल गया, तो H2O निकल गया तो अपना जो है यहाँ पे गैस कौन सी बन गई, CO। इसका मैकेनिज्म में बता देते हैं, पर ये अपने है किसी काम का नहीं, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, यहाँ पे आपने H+ लिया, वो भी कॉन्सेंट्रेट कंडीशन पर, तो ऐसे केस में होगा क्या कि यहाँ से ये H+ ले लेगा, ठीक है ना, और जब ये H+ लेगा तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH2, इसमें प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे H आ गया अपने पास, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, क्या ये एक लिविंग ग्रुप है, H2O कैसा ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो H2O तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में ये रिमूव होता है। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये इंटरनल अटैक करके यहाँ से H2O क्या करेगा, बाहर हटा देगा, तो यहाँ से H2 बाहर निकल गया, तो -H2O, और यहाँ से अपने पास बन गया O ट्रिपल बॉन्ड C H, और इस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो H2O था ये यहाँ से H+ को निकाल देगा, ठीक है ना, H+ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो H+ निकल जाएगा, और यहाँ से अपने पास O ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर प्लस, और इस पर चार्ज कैसा आ गया, माइनस, तो CO गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। अब आप पूछेंगे H2O यहाँ से H+ को इजीली क्यों निकाल लिया, क्योंकि जो CO बनेगी ये तो गैस है ना, और गैस का जब फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में तो स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, बढ़ती है। गैस फॉर्मेशन या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ठीक ना, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाएगी, भाई गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो इस कारण से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसीलिए CO गैस फटाफट निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड को जब आप H2SO4 के सोल्यूशन में डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन पर, तो गैस कौन सी बन जाती है, CO। तो ये आपका लैब मेथड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाय सिन गैस या प्रोड्यूसर गैस। इसको कहाँ देखा था आपने, याद करो, सिन गैस कहाँ पे पढ़ा था हमने, सिंथेटिक गैस या वाटर गैस, तो इसको हमने पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर में, ठीक है ना। हाइड्रोजन को बनाने का जो मेथड था,
तो वहां पे हमने पढ़ा था बोश प्रोसेस। तो उसमें तो करते क्या थे, कार्बन लेते थे, ठीक है ना, कार्बन सॉलिड लेते थे कोक के फॉर्म में, या यहाँ पर आप कोई हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, मतलब कार्बन होना चाहिए, ठीक। और इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हैं H2O। टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये रेड हॉट कॉपर है, और H2O जो है आपका ये स्टीम के फॉर्म में, सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं इसको, ठीक। तो सुपर हीटेड स्टीम के साथ जब कार्बन की रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये H2O से ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी H2O को रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है ना। अच्छा ये एक बार बताओ, रूम टेम्परेचर पर कार्बन जो है H2O के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं। भाई कभी देखा गया कोल या जो कोयला होता है ना, या जो कोक है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन सुपर हीटेड कंडीशन पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब ये स्टीम के फॉर्म में होगा और ये रेड हॉट कंडीशन पर होगा, तो ऐसे केस में ये यहाँ से ऑक्सीजन को छीन लेता है, H2O को रिड्यूस कर देता है, और यहाँ से गैस बनती है CO गैस, प्लस साथ में क्या बनती है अपने पास, H2 गैस। इस गैस को सिन गैस बोलते हैं, सिंथेटिक गैस, ठीक। तो ये जो गैस का मिक्सचर है इसको सिन गैस या सिंथेटिक गैस बोलते हैं, या वाटर गैस भी बोलते हैं। सिन गैस जो है क्यों बोलते हैं सिंथेटिक गैस? क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर से, इन दोनों को अगर और हीट किया जाए, साथ में रखा जाए, तो इन दोनों से बनता है मिथेनॉल, ठीक। और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मिथेनॉल। और मिथेनॉल से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। भाई एक बार अगर मिथेनॉल बन गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, एक कार्बन का अगर कोई कंपाउंड बन गया, तो भाई दुनिया भर के मेथड्स हैं, OH को हटा के कार्बन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए ये गैस ली जाती है हेल्प में, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंथेटिक गैस या फिर सिन गैस, ठीक। और CO और H2 का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें CO और H2, ठीक है, तो यहाँ पर CO में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, यहाँ पर इंट्रैक्शन कौन सा, डाइपोल और डाइपोल, जबकि यहाँ पे लंडन फोर्सेस हैं। H2 में जो फोर्सेस हैं आपस में वो कौन से, लंडन फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो ज़्यादा कहाँ होगा, CO में। भाई दो CO के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा ना, और H2 में तो लंडन फोर्सेस हैं, तो डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्गर है। इसी कारण से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो CO का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2। वैसे भी इसका मोलर मास ज़्यादा है, पर मोलर मास का रीजन नहीं है, यहाँ पे रीजन है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक। तो इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, तो क्या हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो हम इन दोनों को हम अगर सेपरेट करना है तो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। पहले लिक्विफाई कर देंगे, और लिक्विफाई करके फिर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। और इसी तरह से एक होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है कि यहाँ पर अगेन मैंने क्या लिया, कार्बन लिया, ठीक, और कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में है, जो कि कोक भी ले सकते हैं आप, और इसके रिएक्शन आप H2O के साथ ना करवाएं। यहाँ पे जैसे हमने स्टीम लिया था ना, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम है। यहाँ पर हम एयर ले लें, हवा, और एयर जो है इसमें दो मेन गैसेज है, कौन कौन सी, एक है N2 और दूसरी गैस कौन सी है, O2, ठीक है ना। बाकी दूसरी गैसेज भी है पर वो नेग्लिजिबल है। तो N2 और O2 दो गैसेज हैं, और यहाँ पर अगेन टेम्परेचर काफ़ी हाई, लगभग वही 1000 के आसपास, ठीक। तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। तो ऐसे केस में होता क्या है, N2 तो वैसे इनर्ट होता है, ठीक, N2 बहुत रिएक्शन शो नहीं करता है, लेकिन O2 जो है ये, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी ये लेस रिएक्टिव है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये मोर रिएक्टिव है इसके कंपेयर में, ठीक। तो O2 और कार्बन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके ये CO गैस बनाते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, N2 गैस। N2 गैस एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली एयर लेते हैं, हवा, ठीक। एयर में ऑलरेडी दो गैसेज है, N2 और O2, तो ये जो कार्बन है आपका, ये O2 के साथ क्या बना देगा, CO गैस, और इन दोनों का जो मिक्सचर है इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस, ठीक। अब देखो CO और N2 में दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बराबर है, ठीक। इसका कितना है, 28 है, और उसका भी कितना है, 28 है। मॉलिक्यूलर वेट तो बराबर ही है, लेकिन अगेन यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल CO में, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पोलर है ना, ये सॉरी ये पोलर है और वो कैसा है, नॉन पोलर। तो और यहाँ डाइपोल डाइपोल है, और यहाँ पे फोर्सेस कौन से, लंडन फोर्सेस हैं। तो इस कारण से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो CO का ज़्यादा होगा। और अगर इसका इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस है
तो क्या इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले लिक्विफाई कर दो, दोनों लिक्विड का मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना। उसको जो है हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस बेसिस पर इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस है दो लिक्विड्स में, इनको लिक्विफाई करेंगे पहले, ठीक, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक। स्वाति प्रिया सही कह रहे हैं आप भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल रिएक्शंस ऑफ सीओ। सीओ की कुछ कॉमन रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन है, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन भी है, कि सीओ गैस बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम, ठीक। तो ये जो गैस होती है, इसको जब हम जलाते हैं तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक गैस है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रही है, तो आपको तुरंत बताना है कि वो गैस कौन सी है, सीओ है, ठीक। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये जो सीओ गैस होती है ये बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। क्यों? क्योंकि सीओ गैस जो है ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, किसमें, CO2 में। यहाँ पे कार्बन +2 में था और यहाँ पे कार्बन किसमें है, +4 में है। तो +2 से +4 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो सीओ गैस बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। भाई किसी से तो ऑक्सीजन छीनेगा ना, ठीक है ना, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और इसीलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसको कॉमर्शियली या इंडस्ट्रियली हम लोग यूज करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड जैसे है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को CO के साथ हीट करें फर्नेस में, ठीक ना, तो हीट करने पर ये जो CO है इसमें से ऑक्सीजन को निकाल देगा, और यहाँ से मेरे पास जिंक मेटल मिल जाएगा, प्लस गैस कौन सी मिल जाएगी, CO2 गैस, ठीक। तो आप आगे पढ़ेंगे हम लोग मेटलर्जी चैप्टर। तो मेटलर्जी में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक ना। तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के बाद मेटल जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक। और रोस्टिंग मतलब हो गया कि ओर को O2 के प्रेजेंस में हीट करना, ठीक। तो O2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रोस्टिंग के बाद आपका जो ओर है वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। अब ऑक्साइड को मेटल में वापस रिड्यूस करना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बन ले सकते हैं। तो कार्बन अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया और भट्टी में हमने कार्बन जला रहे हैं, ठीक, तो कार्बन जब आप जलाएंगे तो वो CO गैस भी प्रोड्यूस करेगा। तो वहां पर कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और CO गैस भी कैसे बिहेव करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसी तरह से आपका जो हेमेटाइट है Fe2O3, इसको भी जब CO गैस के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास Fe प्लस गैस कौन सी बनती है, CO2 गैस यहाँ पे बन जाती है। अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि इसका जो प्रूफ होगा ये एलिंगम डायग्राम से हमें मिलता है, ठीक है ना, लेकिन अभी मैं बस उसका जो रिजल्ट है वो बता रहा हूँ, ठीक। प्रूफ एलिंगम डायग्राम से मिलेगा। इसका रिजल्ट ये है कि बिलो 710 डिग्री सेल्सियस, ठीक, CO गैस इज चीफ रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो कौन सी होती है, CO। एंड अबव 710 डिग्री सेल्सियस कार्बन सॉलिड यानी कोक इज चीफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और इसका जो प्रूफ है वो एलिंगम डायग्राम से आता है, जो ग्राफ बनाते हैं ना, तो कार्बन का और CO का ग्राफ 710 डिग्री सेल्सियस पर मीट करता है, ठीक। तो 710 डिग्री सेल्सियस के पहले जो CO गैस है ये चीफ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और 710 डिग्री सेल्सियस के बाद जो कार्बन है वो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। होता क्या है कि जैसे हमने कोई फर्नेस लिया, क्योंकि ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में काम आता है, तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने फर्नेस लिया इस तरह से, ठीक ना, जैसे ब्लास्ट फर्नेस पढ़ेंगे आगे चल के। तो फर्नेस में भाई कंबशन तो यहाँ पे होता है नीचे, ठीक है ना, जैसे हम कोक डाल देंगे और कोक को कोयले को यहाँ पे जलाएंगे, तो कार्बन जो सॉलिड है जलाएंगे, और होता क्या, कार्बन को ऊपर से गिराते हैं और नीचे से हॉट एयर पास करते हैं, तो यहाँ पे कंबशन होता है, ठीक। अब कंबशन होगा तो CO गैस बनेगी, और CO गैस पहले तो CO बनेगी ना, पहले लिमिटेड सप्लाई है, तो CO गैस बनेगी और ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर से ओर को गिराते जाते हैं। जो ओर है ना, जैसे Fe2O3 है तो ओर को गिराएंगे, तो देखो यहाँ कहीं पे टेम्परेचर आपका होगा 710 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 710 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, भाई ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 710 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, और नीचे आएंगे तो टेम्परेचर 710 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। तो इस लाइन के ऊपर जो ओर होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है मेटल में, और जैसे ओर इस लाइन के नीचे आ जाता है तो जो कार्बन होता है, ठीक है ना, या जब नीचे गिर जाएगा यहाँ पर, तो जो कार्बन होगा कोक
वो उस ओर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। समझ में आता है ना ये चीज? तो ये चीज आपको याद रखना। अब इसका जो प्रूफ है ये हम लोग एलिंगम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। लास्ट है रिडक्शन ऑफ PdCl2 सोल्यूशन। ये बेसिकली इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, किसका? CO गैस का। तो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO गैस। ये CO गैस जो है, इस गैस को जब आप PdCl2 सोल्यूशन से पास करते हैं तो यहां से अपने पास बनता है PD प्लस HCl प्लस CO2, और इस सोल्यूशन को ये ब्लैक कर देता है। PdCl2 सोल्यूशन कलरलेस होता है, और इस कलरलेस सोल्यूशन से अगर हम गैस को पास करें CO गैस को, तो जो आपका कलरलेस सोल्यूशन था वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक PPT मिल जाता है, और यहां से कंफर्म हो जाता है कि गैस कौन सी थी, आपकी CO थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन आया है इसी साल। ठीक, तो क्वेश्चन में करेंगे, इन CO मॉलिक्यूल देयर आर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज है, इस पे चार्ज कैसा है, माइनस। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन कार्बन, CO मॉलिक्यूल एक्ट्स एज डोनर एंड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स, जिससे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स, मेटल के कार्बोनिल्स बनते हैं। ठीक, जैसे आयरन पेंटाकार्बोनिल, तो FeCO5, तो ये मेटल कार्बोनिल एक तरह से, ठीक है ना। इसके बाद द हाईली पॉइजनस नेचर, अब इस पे यहां से ध्यान देना आप। द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ CO अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हेमोग्लोबिन। अच्छा, हेमोग्लोबिन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा अब तक, कहीं ना कभी तो आया होगा। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, Fe2+ का आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ठीक है ना। तो और ऑक्सीजन को जब ये ट्रैप करता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्सीजन, Hb लिखते हैं इस तरह से। तो ये सब आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। तो आपका होता क्या है कि अगर ये जो CO है ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाए तो ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो कि 300 गुना ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक, तो इस कारण से फिर वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन आपका बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। और यहां पर दिस प्रिवेंट्स हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड कॉप्सूल्स फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन फिर बन नहीं पाएगा ऐसे केस में। हेमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में। क्यों? क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर और ऐसे केस में जो है ऑक्सीजन के लैक के कारण यहाँ पे डेथ भी हो सकता है, और इसीलिए ये टॉक्सिक गैस है। ठीक, अब इस पॉइंट पर क्वेश्चन आ चुका है इसी साल 2020 में। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये इसी साल का क्वेश्चन है तो ये आपसे होना ही चाहिए। और मैं अगेन इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि पिछले अगर 3-4 साल के आप पेपर देख लें तो NCERT जो P ब्लॉक चैप्टर है उसमें NCERT का कोई लाइन उठाकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। 2016 या उससे पहले अगर आप देखेंगे पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो NCERT के बाहर क्वेश्चन आते थे, NCERT से बाहर। आजकल वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम दोनों स्टडी करेंगे, NCERT भी देखेंगे, NCERT की इंपॉर्टेंट लाइंस भी पढ़ेंगे और कुछ बाहर का भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है ना। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है ये 300 गुना ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक, और पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये सही है।